जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जापान गए, जापान के बाद चाइना और बहुत ही हिस्टोरिक और सक्सेसफुल ये प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा है और इसमें कई सारे ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। ऐसे तो कोई इतना कोई खास नहीं है, लेकिन जो साइडलाइंस मीटिंग होती है वो बहुत अहम है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं चाइना और भारत के बीच जो एक रीसेट चल रहा है वो तो है ही अपने आप में एक चर्चा का विषय, लेकिन साथ-साथ जो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो एक इक्वेशन नज़र आई, दोनों ही एक साथ राइट पर नज़र आए जाते हुए वेन्यू की तरफ। साथ ही साथ तो जो यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की प्रेसिडेंट पुतिन से कि वो वॉर एंड करें और इस पे उन्होंने काफ़ी फ़ोकस दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि जो काम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए हैं, वो काम प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, ये यहाँ से प्रतीत हो रहा है। और जो मोदी पुतिन की जोड़ी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र आ रही है पूरे इस ग्लोबल डायनामिक्स में। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो एससीओ साइडलाइन मीटिंग्स है उसमें नज़र आए हैं। ख़ासतौर से जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट पुतिन की जो इक्वेशन नज़र आई, साथ-साथ वेन्यू पे जाते हुए सेम राइड सारी कुछ और यूक्रेन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये एम्फेसिस कि आप इसको एंड करें, ये सारी चीज़ें किस तरह से आप डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए अंबर जी, ये मेरा मानना है कि व्लादिमीर पुतिन मोदी को नोबेल पीस प्राइज़ दिला के ही मानेंगे। अब लोग पूछेंगे ये व्लादिमीर पुतिन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और आज न्यूज़ आई है कि नोबेल पीस प्राइज़ के अंदर 5 की कमिटी में से 3 लोगों ने अपोज़ कर दिया है। उन्होंने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प का नॉमिनेशन भी हमको नहीं लेना चाहिए। अब पिछले दिनों व्लादिमीर ज़ोलेंस्की जो है, उन्होंने 2 बार मोदी जी को फ़ोन किया और मोदी जी को बोले भी है कि कैसे न कैसे हमारी अर्ज़ी लगा दो पुतिन के पास और ज़ेलेंस्की भारत भी आने वाले हैं। देखिए पुतिन भी भारत आने वाले हैं। पुतिन आने वाले हैं दिसंबर में, ज़ेलेंस्की कब आएँगे हमें अभी तक डेट नहीं मालूम है। और आज जिस हिसाब से आपने देखा है कि दोनों एक साथ ये स्को समिट में एक साथ वो लोग गए थे और पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके। फिर वो कार में उनके साथ 45 मिनट्स का उन्होंने वन टू वन मीटिंग की है। उसके बाद 1 घंटे की और मीटिंग की है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी और पुतिन मुझे ना ये शोले की जय वीरू की जोड़ी याद आ जाती है, कि दोनों मिलके सब जो गब्बर सिंह हैं, ये भले ही वो शी जिनपिंग हो या ट्रम्प हो, दोनों को एड़े हाथों लेने वाले हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जब सब इंटरनेशनल मीडिया पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी की बात कर रहा है और हम यहाँ पे सिर्फ मोदी और पुतिन की क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, सबको मालूम है कि शी जिनपिंग पे भरोसा नहीं कर सकते। भारत तो भरोसा ही नहीं कर सकता। पुतिन को भी मालूम है जब तक उसको चाइना की ज़रूरत है, तब तक ये यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हो जाता, तब तक ही उसको चाइना की ज़रूरत है। जिस दिन वेस्ट ने सैंक्शंस हटा लिए, उस दिन चाइना एक तरह से वो प्रायोरिटी में नहीं रहेगा रशिया के। तो इसके लिए दोनों को मालूम है कि हम दोनों टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं और इसी नाते आप ये देखिए कि उन्होंने बात की है पुतिन के साथ किस गर्मजोशी से बात कर रहे हैं, प्राइवेट वन टू वन की बात कर रहे हैं और हमारा जो भिखारी नेशन है जो पाकिस्तान, उसका जो शहबाज शरीफ है उसको देखते रह गए। ऐसा हो गया कि वो दौड़ के शी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। मतलब उसको रॉयली इग्नोर कर रहे हैं और वो सारे जो भिखारी देश है अज़रबैजान, इन लोगों के साथ जाके फ़ोटो खिंचा रहा है, सब चीज़ है। और भारत के प्रधानमंत्री को पुतिन ने एक तरह से ग्रैंड जो बोलते हैं रिस्पेक्ट होता है कि 10 मिनट्स वेट किया। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिस शोज़ द डेप्थ इन द रिलेशनशिप। इन दोनों की दोस्ती में कितनी बड़ी एक गहराई है और वो जो गहराई के साथ विश्वास, ट्रस्ट जो है, वो दिखाई दे रहा है। और अब मोदी जी अब पुतिन हुँ। भारत भी आने वाले हैं और मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं अगर ज़ेलेंस्की को भी उसी समय भारत बुला लिया जाए और मोदी जी अगर वो डील कर दें, जो डोनाल्ड ट्रम्प नहीं कर पाया, तो सोच लीजिए दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट बिगर डिप्लोमैटिक कूप इन द हिस्ट्री और ये मोदी जी को एक तरह से वर्ल्ड का एक तरह से मोस्ट रिस्पेक्टेबल जो है
नेता वो बना देगा। अभी भी मोदी जी है, अभी तो क्या अभी भी इसके बारे में दो राय नहीं है। और जिस हिसाब से मोदी जी ने आउटरीच किया चाइना से अपने डिफरेंसेस भुला के, तो कहीं न कहीं लोग देखेंगे कि मोदी जी अपने देश के बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर आज चाइना में भी जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि हम आईएनएसटीसी की बात की। उन्होंने अभी तक चाबार पोर्ट की बात की, पर उन्होंने बीआरआई की बात नहीं की। उन्होंने पहलगाँव की बात की और उन्होंने उस एक ही चीज़ में बोला है कि जिन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, उसको भी कंडेम करना चाहिए। सीधा आड़े हाथों लिया पाकिस्तान को, टर्की को, अज़रबैजान को, चाइना को भी। चाइना की सरज़मीन पे चाइना को सुनाया है। और कहीं न कहीं चाइनीज़ को भी लग रहा है कि भारत के साथ एंगेजमेंट करने में ही फ़ायदा है और भिखारी पाकिस्तान के साथ उनको एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने ये भी बात की मोदी जी ने कि हम एब्राहिमिक जो हमारे फ़ेथ है, उसके ऊपर भी मतलब सिविलाइज़ेशन फ़ेथ को ऊपर हम बात करेंगे और एब्राहिमिक फ़ेथ को हम एक तरह से काउंटर करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात होने वाली है। अभी जिस हिसाब से अगर हम सिविलाइज़ेशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं चाइना के साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको दबा के रखा है, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर। और मोदी जी ने एक तरह से सीसीपी के जो इनसाइड लीडर है सी कियान, उनसे भी बात की है। तो उससे भी बताया जाता है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच में कुछ न कुछ बात हो रही है। अमर जी, इस मेरा ये मानना है जिस हिसाब से भारत हैज़ emerged as a top supplier of डीज़ल टू यूक्रेन 15.5%, उससे कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारत एक तरह से रशियन ऑयल खरीद भी सकता है, प्रोसेस करके उसको यूक्रेन भी बेच सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और रशिया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि पुतिन तो मोदी जी को पूरा ही सपोर्ट कर रहे हैं। पुतिन के सामने मोदी जी ने बोला है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। देखिए, पुतिन को सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, सब उनसे डरते हैं। पर मोदी जी एक तरह से उनकी इंटेंट सही है और वो इसके लिए बोलते हैं कि वॉर रुकने से रशियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, सैंक्शन्स हटेंगे। रशिया को एक तरह से ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी जो नहीं मिल रही है, वो मिलनी चालू हो जाएगी। इनका इंटेंशन सही है, इसके लिए पुतिन मोदी जी की बात सुनते हैं और उन्होंने अभी अलास्का में भी जाके आपने देखा है कि कैसे अमेरिका को मामू बनाया है और उन्होंने उधर जाके जिस हिसाब से ट्रम्प को धोया है, ट्रम्प का एक तरह से चेहरा की सीटी-पिटी उड़ गई है और उसी के कारण ट्रम्प आप देखिए बेवजह बयान देते जा रहे हैं। वो देते जा रहे हैं, पीटर नवारो देते जा रहे हैं। ट्रम्प एक सदमे में पहुँच चुके हैं। उनको बताया जाता है कि उन्होंने जो टेलीवाइज़ शो है, वो कैंसल कर दिया है। बहुत दिनों तक वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उनके मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और ये सब चीज़ हमें ये दिख रही है कि कहीं न कहीं मोदी जी अपने आप को पैन ग्लोबल लीडर एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अमेरिकन दादागिरी के खिलाफ भी। तो ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नेता अक्रॉस द वर्ल्ड। कहीं भी वो एक तरह से भले ही पुतिन से बात करनी है तो कर लेंगे, ज़ेलेंस्की से भी बात कर लेंगे, जापान से बात कर सकते हैं, चाइना से बात कर सकते हैं और ट्रम्प से भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी ट्रम्प से भी बात करेंगे, जब उनको करना है। अब शायद वो हो भी सकती लेकिन है। अभी यूनाइ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस चीज़ का वादा करते आए थे अपनी कैंपेनिंग से, अ, वो खुद अब तक करने में असफल रहे हैं और जिसकी झुंझलाहट साफ तौर से नज़र भी आ रही है। अगर वो काम प्रधानमंत्री मोदी कर देते हैं, तो फिर ये तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगी। देखिए, दिस विल बी अ डिप्लोमैटिक कूप मैं बोल रहा हूँ। ये किसी अगर ये काम हो जाता है और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मिल जाता है, तो आप सोचिए ट्रम्प की दरकार भी नहीं होगी क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी भारत की बात एक तरह से तवज्जो देगा उसको, वो भी सुनेगा। जबकि ट्रम्प की बात नहीं सुनता ईयू और इधर हुँ। ज़ेलेंस्की मान जाता है और ईयू मान जाता है और रशिया मान जाता है और भारत ये ब्रोकर कर देता है। तो आप सोचिए इसका आयाम क्या बदल जाएगा। और इसी बहाने नोबेल पीस प्राइज़ मोदी जी को मिल सकता है, ट्रम्प को नहीं मिलेगा और ये एक तरह से सबसे बड़ा स्लैप होगा ट्रम्प की एक तरह से ईगो को। और लोग अमेरिका से कुछ दुश्मनी नहीं रख रहे हैं, उनको ट्रम्प से दुश्मनी है। एवरीबॉडी इज़ अगेंस्ट ट्रम्प, इवन ईरान भी ट्रम्प के अगेंस्ट है। वो अगर आप रशिया भी देख लें तो भी वो ट्रम्प के अगेंस्ट है। क्योंकि ट्रम्प ने कुछ किया टेंजिबल काम कुछ भी नहीं किया। वो आके सिर्फ बड़बड़ करते हैं और फिर बाद में अपने जो फैसले हैं वो वापस ले लेते हैं।
इंडिया के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, उनको वहाँ पे वो हीट जो है उनके ऊपर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा था कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं और एंड ऑल दैट जो पॉजिटिव हमें इस तरह का वो सारा कुछ दिखाने की कोशिश की गई। ये क्या डर है कि भारत और अमेरिका नज़दीक आ रहा है सॉरी भारत और चाइना नज़दीक आ रहे हैं, उस सब को लेकर देखिए, से भारत और चाइना के बीच में ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप है। अभी हमारे बीच में वो आइस ब्रेकर मोमेंट आया नहीं है और आइस ब्रेकर मोमेंट तभी आएगा जब पाकिस्तान के अंदर कुछ सिचुएशन खराब होती रहेगी। अब हुँ, चाइना बहुत ज़्यादा लेवरेज है पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान के से अपने रिश्ते को एक तरह से रिस्क नहीं कर सकता। इसके लिए हुँ, मुझे लगता है कि अभी कुछ ज़्यादा बस सिर्फ़ एक ये बोलते हैं ना कि टॉपिंग्स हुआ है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। पर आप ये सोचिए भारत जिस हिसाब से कोई भी कंट्री से बात कर लेता है, अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि जिस हिसाब से सऊदी अरेबिया के साथ भारत ने अपनी डिफेंस कोऑपरेशन की बात की है और सऊदी के साथ वो वेपन सिस्टम्स बनाने के लिए रेडी है और उसमें भी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सऊदी हमसे लेने को रेडी है और ब्रह्मोस जो है वो रशिया की टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है। तो ये चीज़ बताता है कि हम तो रशियन ये भी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक बात तो ये है कि अगर ये भी होता है क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका और सऊदी के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन रहा है पूरी तरह से निर्भर सऊदी अरेबिया रहा है, तो ये भी अपने आप पे एक और सऊदी अरब की तरफ से बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब भी अपने ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है देखिए, सब सिक्योरिटी। एक्सप्लोर कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और इंडिया जो है, अभी रुपी भी जो ट्रेड भी कर रहे हैं, वो भी हम लोग रुपी में चालू कर दिए हैं। पेट्रो रुपी अरेंजमेंट चालू हो गया तो 1 डेढ़ साल पहले और जी सऊदी हमारी रिफाइनरी में भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, तो आप सोचिए ऑयल ऑयल के ऊपर बात हो रही है, डिफेंस के ऊपर बात हो रही है, तो और सऊदी के जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। वैसे ही रशिया के भी इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं, वो भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इसका मतलब ये है अंबर जी, आप ये देखिए कि सब कंट्रीज़ भारत के साथ मैत्री संबंध चाहते हैं और भारत किसी भी फ़ॉर्मेशन में कहीं भी जाके बात कर सकता है। वो इज़राइल से भी बात कर सकता है, आज ईरान से भी बात कर सकता है। आज वो जी समिट में इज़राइल ने जो ईरान पे बमबारी की, उसको कंडेमनेशन किया, जिसको भारत ने एंडोर्स कर दिया। ऐसा जी मतलब नहीं है कि भारत और इज़राइल के रिलेशनशिप खराब हो गए। इज़राइल हम्म, समझता है कि भारत की वो मजबूरी है। इसके लिए ये देखिए, ये सब काम इसके लिए होता है जब आपके पर्सनल रिश्ते अच्छे होते हैं। हम्म, बेंजामिन नेतन्याहू बीवी जो है मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट पहलगाम के टाइम पे ही वाज़ द फर्स्ट वन हू सपोर्टेड मोदी जी और इज़राइल इज़ अ टाइम टेस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो कहीं न कहीं ये देखिए, ये इस तरह से डिप्लोमैटिक मजबूरी है और मोदी जी दोनों जगह खेल सकते हैं। इसके लिए बता रहा हूँ कि ही कैन बी द रियल पीस मेकर और डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका आर ट्रबल क्रिएटर्स। ये चीज़ ध्यान रखिए। बिल्कुल और ये जो इंटरेस्टिंग जो विजुअल्स हमें एसयू से मिले हैं, खास तौर से जो हम प्रेज़िडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, ये अपने आप में काफ़ी इस पे चर्चा हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा ये रहा उमेश जी कि दोनों एक साथ सेम राइड पे गए, बिल्कुल एकदम जो दोस्त होते हैं उसकी तरह। हालाँकि जो पर्सनल इक्वेशन है वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी नज़र आती थी और लगता था कि इस टर्म में काफ़ी कुछ हमें और बेहतरीन चीज़ें होते हुए नज़र आएँगी, लेकिन उसके विपरीत चीज़ें हो गई। तो ये कितना भरोसा किया जा सकता है पर्सनल इक्वेशंस पर? क्योंकि ऑफ़ कोर्स कोई भी नेशनल हेड होता है तो उसको सबसे पहले तो देश के ही इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कितना काम आता है ये डिप्लोमैटिक देखिए, उसमें? मोदी जी के साथ जिस भी नेता के पर्सनल इंटरेस्ट अच्छे हैं, तो वो देश के इंटरेस्ट है। मोदी जी के आगे-पीछे कोई नहीं है। राहुल गांधी के पीछे उसकी पूरी डायनेस्टी लगी हुई है और भी बीजेपी के नेता जो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं, जो जो कोई हमारे एक मिनिस्टर है जो मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं 37 एमपीज़ की, उन्होंने तो अपने बेटे की शादी में 2 लाख लोगों को बुलाया था। और मोदी जी तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपने फैमिली के ऊपर सर्वेलेंस डाल दिया ताकि वो उनके पद की जो है उसका नाजायज़ उपयोग ना कर सके। और उसी प्रधानमंत्री पे
जिस हिसाब से बातचीत की है ये राहुल गांधी ने, आप ये देखिए कुछ न होके भी मोदी जी एक इसीलिए मोदी जी राहुल गांधी और डीप स्टेट के अगेंस्ट वो खड़े हो पा रहे हैं। इसके लिए वो रिफॉर्म्स कर पा रहे हैं। इसके लिए लोगों के ऊपर ट्रस्ट है। 27 नेशंस ने उनको इसके लिए हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया है। कोविड के वक़्त 110 कंट्रीज़ को उन्होंने वैक्सीन भेजी थी। वो एक तरह से मैं बोलता हूँ कि वो एक संजीवनी बूटी जैसे उन्होंने सब जगह अपनी भारत की वैक्सीन भी भेजी थी। उस समय ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो थे बोल्सोनारो उन्होंने एक तरह से हनुमान जी की जो संजीवनी बूटी से कंपैरिज़न की थी, जब मोदी जी ने वैक्सीन भेजी थी। तो इसका ये डिफरेंस है मोदी जी और अदर्स नेता के बीच में। ही इज़ अ ग्लोबल पीस मेकर। अफ्रीका को G20 के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया। वो बता रहे हैं रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस। जहाँ पे भी होता है फर्स्ट जो अभी देखिए आज ही अफ़गानिस्तान के अंदर भूकंप आया है और इमीडिएटली उन्होंने राहत भेजना चालू कर दिया। टर्की के अंदर जब भूकंप आया था तभी उन्होंने एक तरह से फर्स्ट इंडिया वाज़ फर्स्ट टू सेंड रिलीफ मटीरियल्स जो उन्होंने मेडिकल रिलीफ मटीरियल्स और मेडिकल टीम जो है भारत ने पहले भेजी थी। तो ये जी। दिखाता है कि ह्यूमैनिटेरियन एट लार्ज और वो एक तरह से ये नहीं देखते कि आपदा में अवसर निकालने नहीं देखते, आपदा में मदद करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोदी जी एंड अदर नेता। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी एक तरह से नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार हैं और कहीं न कहीं पुतिन उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिला के ही छोड़ेंगे। वो ऐसा करेंगे कि किसी की बात नहीं मानेंगे पर मोदी जी की मानेंगे। ये पॉसिबल लग रहा है और ये होगा। तो आप तो इसका मतलब ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आप दोनों ही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने मुँह से कभी नहीं कहा कि मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए या किसी भी उनके किसी भी मंत्री ने या उनके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने। लेकिन अ, व्हाइट हाउस तो खुलकर डिमांड कर रहा है कि नोबेल अंबर जी एक प्राइज़ मिलना देयर इज़ चाहिए। वन डिफरेंस देयर इज़ वन डिफरेंस रिस्पेक्ट इज़ कमांडेड नॉट डिमांडेड। Modi ji has earned the respect through his trust and action. Donald Trump is destroying Donald Trump जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट जेक सुविलन ने उसको टॉयलेट से कंपेयर कर दिया। दिस इज अ हुँ। डिफरेंस। और उनके ऊपर अभी बताया जा रहा है कि 3 जगह वो एक रेजिम चेंज ऑपरेशन कर रहे हैं। वेनेजुएला में कर रहे हैं, ग्रीनलैंड में कर रहे हैं और भारत के अंदर कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ग्रीनलैंड के अंदर भी डेनमार्क उनसे गुस्से में है और वेनेजुएला में उन्होंने नेवल ब्लॉकेड कर दिया है और भारत के अंदर वो राहुल गांधी के थ्रू वो सेम नैरेटिव डीप स्टेट वही नैरेटिव कर रहा है और जॉर्ज सोरोस अभी भी एक्टिव है। उन्होंने एक तरह से भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन का वो एक तरह से करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं। इसके लिए वोट चोरी का उन्होंने एक तरह से नारा लगवाया है राहुल गांधी जी से। वो सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं और ये सारी चीज़ें पूरी तरह से उजागर भी हो गए हैं पूरे देश में समझ में आ रहा है कि किस तरह से ऑपोज़िशन को साथ में जोड़कर भारत में इस तरह से तख्ता-पलट करने की जो साज़िश है वो की जा रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि आपने पीटर नेवारो की बात की और जो उन्होंने किस तरह से कास्ट सिस्टम और ये सारी चीज़ें एक कहीं न कहीं एक चिंगारी है उसको लगाने की कोशिश की है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में कई सारे स्टेट में अभी चुनाव हैं, कितना असर इस पर होता है। ये क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ तो असर ज़रूर नज़र आता है क्योंकि ऑपोज़िशन की भी बात करें तो ऑपोज़िशन 25 से 30% उनका वोट शेयर है, तो वो कम नहीं होता है, अगर ओवरऑल पूरे ऑपोज़िशन को मिला के लगा लेते हैं तो। देखिए अमर जी 2-3 साल पहले ये डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व का कैंपेन चला था, ठीक है? हुँ, उसमें भी ये ब्राह्मणिकल एंड अदर थिंग्स की बात की थी। ये वापस उन्होंने ब्राह्मण का एक तरह से उन्होंने शगुफ़ा बोल दिया। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा किया, उन्होंने ये अपने मुँह से ही अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं। इससे हुँ, क्या है अमेरिका टोटली एक्सपोज़ हो रहा है और बताया जाता है 8% जो है इंडियंस अमेरिका जा रहे थे, वो कम हो चुका है। और अमेरिका अक्टूबर 1 से जो इंडियंस उधर जाने वाले हैं, उनके ऊपर $250 की टैरिफ लगाने वाला है। मतलब टू एंट्रेंस वीज़ा फी एंट्रेंस फी ऐसा कुछ लगाने वाला है। 4 नेशंस पे लगा रहा है, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और एक कंट्री पे लगा रहा है। वो चालू ब्रिक्स हो गया नेशन हो तो सकती है, हो सकता है ब्रिक्स हाँ, वो नेशन। ब्रिक्स नेशन पे ही हो सकता है। अक्टूबर 1 से ये चालू हो जाएगा और मेरे हिसाब से अभी चाइना के ऊपर भी 200% टैरिफ लगने वाले हैं।
आप ये देखिए, क्योंकि उन्होंने थ्रेटन भी कर दिया कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दिए तो हम आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल होने वाला है और भी मैं आपको दूसरे शो में बताता रहूँगा कि क्या हो सकता है। ठीक है मर्दी? जी, बिल्कुल और जब भी कोई अपडेट आता है तो हम आप सबके साथ साझा ज़रूर करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जो ऑब्ज़र्वेशन है वो रही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट पुतिन के बीच की इक्वेशन नज़र आई, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और साथ ही जो साइडलाइन मीटिंग्स पे ये भी सामने निकल कर आया कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में जो बात हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी जो ज़ोर है वो यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने पर दिया कि वो इसको ख़त्म कर दिया जाए मानवता के लिए। अब देखते हैं कि हम यूक्रेन और रशिया जो वॉर है उसमें शांति कब देख पाएँगे? क्या ये जो इम्पॉसिबल टास्क है वो प्रधानमंत्री मोदी कर पाएँगे? और ये पूरा जो सेहरा है जो ट्रम्प अपने सर बाँधना चाह रहे थे, क्या वो सेहरा भी मोदी जी चुरा के ले जाएँगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।